अब नेक्स्ट हमने बीमारियां शुरू करनी है। इसमें पहले क्रेटिनिज्म आ गया है। सबसे पहले कहते हैं क्रेटिनिज्म और ड्वार्फिज्म में क्या डिफरेंस है। क्रेटिनिज्म होता है थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से, और ये होता है अपने पास ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से। दोनों में ही कद छोटा होता है, बंदा बोना रह जाता है। असल में आपको पता है ग्रोथ हार्मोन मतलब जो बोन्स है ना, बोन्स को दोनों चाहिए, ग्रोथ हार्मोन भी चाहिए, थायराइड हार्मोन भी चाहिए। ग्रोथ हार्मोन जो है वो लेंथ को इजाफा करवाते हैं, जो थायराइड हार्मोन है ये मैच्योरेशन करवाते हैं बोन्स की। तो मतलब दोनों चाहिए, तो इस वजह से दोनों में बंदा बोना होता है। लेकिन थायराइड हार्मोन है ना ब्रेन के लिए भी चाहिए, ब्रेन मैच्योरेशन के लिए भी चाहिए। तो इस वजह से सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होगी क्रेटिनिज्म के पेशेंट में। प्रेग्नेंट वुमेन है, 3 साल का बच्चा है और प्रोट्यूबरेंट बेली, लार्ज टंग, क्रेटिनिज्म। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या काज है, थायराइड डिसजेनेसिस। फिर कहते हैं वही बेबी है, क्रेटिनिज्म का केस है। मोस्ट लाइकली काज ऑफ दिस कंडीशन इज थायराइड एट्रोफी। नहीं, थायराइड एट्रोफी नहीं, थायराइड एट्रोफी क्या होती है कि एक थायराइड था वो डेवलप था किसी बंदे में, और उसके बाद किसी वजह से उसकी सपोज ऑटो इम्यून इशू की वजह से उसकी एट्रोफी होगी, वो खत्म हो गया। तो ये और चीज़ है, ये लेटर एजेस में आ सकती है ना। बच्चों में पैदा होती थायराइड एट्रोफी, ये ज़रा अजीब चीज़ है। उनमें थायराइड डिसजेनेसिस हो कहेंगे आप, ठीक है। उसकी मैं 3 टाइप्स बताई, तीनों में से किसी का भी नाम हो, कौन-कौन सी बताई थी आपको? एक बताया था एजेनेसिस, दूसरा हाइपोजेनेसिस और तीसरा बताया था मैंने एक्टोपी, ठीक है। तो ये इनमें से आप कह सकते हो कोई है तो वो आप लगा देना। थायराइड एट्रोफी नहीं बनता मेरे हिसाब से। अच्छा, इसमें भी ये नहीं बनता। फीटल ब्रेन ग्रोथ के लिए थायराइड हार्मोन चाहिए, थायराइड हार्मोन चाहिए, थायराइड हार्मोन चाहिए, ठीक हो गया। ग्रेव्स डिजीज़ आ गया इसमें। अच्छा, ग्रेव्स डिजीज़ और जो नॉर्मल हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें क्लिनिकली पता है कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ग्रेव्स डिजीज़ में आपको पता है थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ बन रही होती है ना, ये जाके एक तो टीबिया के आगे, ठीक है, टीबिया के आगे मिक्सिडीमा करवाती हैं, ठीक है। और दूसरा इनका एक और काम है कि ये जो आँखों के पीछे जाके ना गैग्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट करवाती है, मतलब आँखों को स्टिमुलेट करवाती है। तो एक्स ऑफ्थेल्मोस करवाती हैं, एक्स ऑफ्थेल्मोस। तो आप देखोगे अगर वैसे हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है ना, उनमें ये चीज़ें नहीं होंगी, मिक्सिडीमा और एक्स ऑफ्थेल्मोस नहीं होगा। लेकिन ग्रेव्स डिजीज़ के पेशेंट में ना ये 2 चीज़ें भी आपको मिलेंगी। अच्छा, तो कहते हैं ग्रेव्स जो ऑप्थेल्मोपैथी है इसकी वजह से ऑप्टिक नर्व कंप्रेशन भी होगी, डेफिनेटली स्ट्रेच भी पड़ेगा और कंप्रेशन भी होगी। और कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, टाइप 2। इसमें जो आईजी जो एंटीबॉडीज होती हैं ये होती है अपने पास आईजीजी, ठीक है, आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं। अच्छा, तो इस वजह से टाइप 2 बनता है। आपने ग्रेव्स डिजीज के बंदे में T3 का लेवल ज़्यादा होगा, एक्सेप्थोल्मोस है, हाइपर थायराइड फीचर्स हैं, और ये भी मिल गई एंटी थायराइड एंटीबॉडीज मिल गई। तो ग्रेव डिजीज सेम चीज़ें हैं आगे, इनमें से कुछ भी बताने वाला नहीं है। अच्छा, ये चीज़ देखें, इसमें कहते हैं एंटी टीएसएच एंटीबॉडीज, ये थोड़ी सी गलत है, थोड़ा सा ग्रे एरिया है इसमें। इसमें ये एंटी टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी, जो एंटी टीएसएच एंटीबॉडीज होती है ना, अव्वल तो ये बहुत कम बीमारियों में पाई जाती हैं और ये कोई स्पेसिफिक नहीं है ग्रेव्स के लिए। एंटी टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज जो है ना, ये ग्रेव्स के लिए स्पेसिफिक है, ये ज़रा डिफरेंस है। अच्छा, एंटी टीएसएच का ज़्यादा होना, ग्रेव्स डिजीज, विटामिन। अच्छा, एक नया सवाल आ गया कि ऑप्थेल्मोपैथी का जो डेफिशिएंसी होती है ना, किस विटामिन की डेफिशिएंसी के साथ एसोसिएशन है, विटामिन डी के साथ, सही है। तो ये है, ऐसे ही है। फिर आ गया हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस। इसमें कहता है कि आपको एक बंदे को हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस मिला, अब कौन सी एंटीबॉडीज मिलेगी, एंटी माइक्रोसोमल और थायरोग्लोबिन, एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडीज, एंटी थायरोग्लोबिन, एंटी माइक्रोसोमल। एंटी माइक्रोसोमल भला किसे कहते हैं, एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज का दूसरा नाम है, ठीक है ना। अच्छा, एंटी माइक्रोसोमल एंटी वही बातें आ गई। अब एफएनएसी करवाया, लिम्फोसाइट्स ज़्यादा मिले आप, ठीक है। लिम्फोसाइट ज़्यादा मिले, हाइपोथायरॉयडिज्म की फीमेल पेशेंट है, नेक में मास है। अच्छा, लिम्फोसाइट ज़्यादा मिलना ये कोई ऑटो इम्यून या कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकती है, तो उसमें हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस बनता है। हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस में आपको बताया था ऑटो इम्यून मसला बनेगा और पहले इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, जिसमें लिम्फोसाइट्स वगैरह आएंगे, और उसके बाद फिर एट देन फाइब्रोसिस हो जाएगी। तो एक हार्ड नोड्यूल सा बन जाएगा ना, थायराइड बन जाएगा हार्ड नोड्यूल। ये सारी बातें वही हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक केस देखें, इसमें कहता है कि 58 ईयर ओल्ड फीमेल है और उसकी ना येलो आइज़ है, मतलब जॉन्डिस है, साथ में हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो कौन सी ऑटो एंटीबॉडीज आप चेक करोगे, तो
आपको पता है कि मतलब आपको ये बात आपको आइडिया है ही कि जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं वो इकट्ठे भी एग्ज़िस्ट करती हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज़म तो हम सोच लेंगे कि यार ये ठीक है एंटी-टीपीओ या हाशिमोटोज़ थायरॉइडाइटिस है। अब लीवर के बारे में मुझे बताएँ कि कौन-कौन सी लीवर की ऐसी कंडीशंस हैं जो कि जॉन्डिस का काज़ करवाती हैं और ऑटोइम्यून है? उसमें 2 मैं आपके ज़हन में लाना चाहूँगा। एक आ गया प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, फीमेल्स में होती हैं जो मिडल एज की फीमेल्स हैं। उसमें आती है एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़, माइक्रोसोमल नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल। और दूसरा होता है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ठीक है? उसमें भी कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, जिनमें से एक होती है एंटी अ, लाइसोसोमल किडनी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज़। ठीक है? तो ये 2 इनमें से कोई भी हो सकती है। तो ख़ैर ऑप्शन में एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ थी, तो इसलिए हमने वो सिलेक्ट किया। ऑटोइम्यून डिज़ीज़ेज़ सिंगल ऑर्गन या हाशिमोटो बस ठीक है, जो भी। जनरल थायरॉइड हाइपोथायरॉयडिज़्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा, मल्टीनोड्यूलर गोइटर का क्या कहा जाए फ्लक्चुएटिंग इंक्रीज़ इन टीएसएच। सही है, इसमें यही होता है कि कोई मतलब नोड्यूलर इसलिए बनता है कि कभी एक साइड जो है वो ज़्यादा T3 T4 बनाना शुरू कर देती है, TSH कम हो जाता है। जब वापस आता है फिर किसी और एरिया को स्टिमुलेट करके उसका साइज़ ज़्यादा कर देता है, कोई कम रह जाता है, कोई ज़्यादा रह जाता है, तो इस तरह करके ना नोड्यूलर थायरॉइड ग्लैंड बन जाते हैं। फिर अपने पास आ गया कि जो थायरॉइड का नॉर्मल टिश्यू होता है उसमें क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है? तो इसका आपको आइडिया होगा ही कि थायरॉइड फॉलिकल्स में क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं और अगर इसकी हाइप ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा हो ना टीएसएच ज़्यादा स्टिमुलेशन कर रहा हो तो ये कलमनर हो जाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में। लास्टली आ गया थायरॉइड स्वेलिंग डिग्लूटेशन में क्यों मूव करती है क्योंकि ये प्री ट्रैकियल फेशिया के साथ इन्वॉल्व होती है। हेड एंड नेक में इसको देखेंगे। ड्रग्स आ गई। ड्रग्स देखते हैं। सिंपल सी स्कीम है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने प्रोपाइल थायोयूरासिल देनी है। सेकंड और थर्ड में मेथिमाजोल देनी है, ठीक है? फर्स्ट में मेथिमाजोल क्यों नहीं दे सकते क्योंकि टेट्रोजेनिक है। और सेकंड थर्ड में मतलब पूरी प्रेगनेंसी में प्रोपाइल थायोयूरासिल क्यों नहीं देते क्योंकि ये लिवर टॉक्सिक है, फीमेल का लिवर का इशू बन सकता है। सही हो गया। और सेकेंडली यही भला कोई भी हो, प्रोपाइल थायोयूरासिल हो, भला अपने पास ये मेथिमाजोल हो, भला कार्बिमाजोल हो ना, ये सारी प्लेसेंटा क्रॉस करती हैं और बच्चे को इफेक्ट करती हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इनको हाई डोजेज में नहीं दे सकते हम लोग। अच्छा, इसमें देख लेते हैं कि 10 वीक्स पे प्रोपाइल थायरोसिल, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपाइल थायरोसिल, क्या फंक्शन क्या है इसका? ये टीपीओ को इनहिबिट करती है, थायराइड पेरोक्सीडेस एंजाइम है, उसको इनहिबिट करती है। तो इन शॉर्ट सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन को ही इनहिबिट करती है। अच्छा, फिफ्थ 5वां महीना चल रहा है, मेथिमाजोल। 20 वीक से मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, मेथिमाजोल। तीसरा महीना चल रहा है, थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, सॉरी, मेथिमाजोल। और कौन सी टेट्रोजेनिक है? मेथिमाजोल, इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते। हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, उसे थायरोक्सिन दो, लिवोथायरोक्सिन के नाम से आते हैं। लास्टली कौन सी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और फीटस पे इफेक्ट भी करती है? वो सारी हैं, मतलब ये हो भला मेथिमाजोल हो भला कार्बिमाजोल हो। हाँ, टेट्रोजेनिक मेथिमाजोल है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फेलियर में कम हो जाएगा और प्रेगनेंसी में प्रोटीन ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन जो नॉर्मल लेवल्स रहेंगे फ्री हार्मोन्स के।